नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजन लाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है। राजस्थान में आज उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं कोहरा दर्ज किया गया है तथा वर्तमान में अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। बाड़मेर में तापमान 32.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान नागौर में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान नागौर में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य रहे, जबकि औसत अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहे। राजस्थान में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने के साथ ही शीतलहर से राहत जारी रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 19 दिसंबर से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। राजस्थान में आज उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं कोहरा दर्ज किया गया है तथा वर्तमान में अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। राजस्थान में निकाय चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। गौरतलब है कि इससे पहले 14 नवंबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। अब कांग्रेस नेता ने तत्काल चुनाव कराए जाने की मांग करते हुए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए चुनाव संपन्न कराना अनिवार्य है। के बावजूद राज्य के 52 शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। याचिका में बताया गया है कि समय पर चुनाव न करवाकर सरकार ने निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। यह संविधान का उल्लंघन है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 और 11 को नजरअंदाज किया है, जिसमें यह साफ निर्देशित है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सरकार पंचायत व नगर निकाय दोनों के चुनाव एक साथ करवाए और 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ले। वहीं सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य समय, धन और संसाधनों की बचत के साथ स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सेवरावली मुहिम का साथ देते हुए अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदल ली। गहलोत ने कहा कि यह सिर्फ तस्वीर बदलने का काम नहीं बल्कि अरावली की नई परिभाषा के खिलाफ मजबूत विरोध है। इस नई परिभाषा में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे बदलाव पूरे उत्तर भारत के भविष्य पर गहरा संकट पैदा कर रहे हैं। गहलोत ने लोगों से कहा कि वे भी अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर इस अभियान से जुड़े और आवाज बुलंद करें। गहलोत ने बताया कि अरावली पहाड़ियां मरुस्थल के फैलाव और लू की तेज हवाओं के खिलाफ प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। अगर ये पहाड़ियां कमजोर हुई तो रेगिस्तान और गर्मी का असर बढ़ जाएगा, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अरावली के जंगल और पहाड़ियां दिल्ली NCR जैसे शहरों के लिए फेफड़ों जैसी हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकती हैं और हवा को साफ रखने में मदद करती हैं। अगर अरावली बची रही तो भी प्रदूषण की समस्या गंभीर है, लेकिन इसके बिना हालात और डरावने हो जाएंगे। लोगों की सेहत पर सीधा खतरा मंडराएगा। आज मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर सेवरावली अभियान का हिस्सा बन रहा हूँ।
यह सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर। गहलोत ने चिंता जताई कि अरावली जल संरक्षण का मुख्य आधार है। ये पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन में सोखकर भूजल स्तर को बढ़ाती हैं। अगर ये खत्म हुई तो पीने के पानी की भारी कमी हो जाएगी, जंगली जानवर गायब हो जाएंगे और पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। भावी पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। गहलोत ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि अरावली की नई परिभाषा पर दोबारा सोचें। उन्होंने कहा कि इसे मीटर या फीते से नहीं बल्कि पर्यावरण में इसके योगदान से मापा जाना चाहिए। यह मुहिम सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा से जुड़ी है। आइए मिलकर अरावली को बचाएं और आने वाली नस्लों के लिए हरा भरा भविष्य सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल वर्ष 2025 से 26 के लिए किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। करौली जिले में गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी कृषक और बंटाईदार कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बंटाईदार कृषक के लिए उसी जिले की बटाई भूमि मान्य होगी जिसमें वह स्वयं निवास करता है। जिन किसानों ने फसली ऋण नहीं लिया है वे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल नजदीकी बैंक शाखा, CSC या बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फसलों का बीमा करा सकते हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक BD शर्मा ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। गैर ऋणी किसानों को बीमा के लिए डिजिटल जमाबंदी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। वहीं बंटाईदार कृषकों को खाताधारक की ओर से शपथ पत्र, पार्टनर का मूल निवास प्रमाण पत्र तथा बंटाईदार और खाताधारक के आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। खड़ी फसल में बुवाई से लेकर कटाई तक हुए नुकसान पर बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सूखा, कीट एवं व्याधि, प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में फसल को हुए नुकसान पर मुआवजा देय होगा। फसल कटाई के बाद 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए छोड़ी गई फसल को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर भी व्यक्तिगत आधार पर मुआवजा मिलेगा। बीमित फसलों में नुकसान होने पर गैर ऋणी और बंटाईदार कृषक टोल फ्री नंबर 14,447 कृषि विभाग के अधिकारी, फसल बीमा पोर्टल, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक की शाखा अथवा CSC के माध्यम से बीमा और मुआवजा दावा कर सकते हैं। संयुक्त निदेशक ने बताया कि ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। योजना से अलग रहने वाले ऋणी किसानों को 24 दिसंबर 2025 तक संबंधित बैंक में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि तक घोषणा पत्र जमा नहीं कराने पर किसान को योजना में सम्मिलित माना जाएगा। ऋणी किसानों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से काटा जाएगा। बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक को देने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। रबी फसलों के लिए बीमा प्रीमियम 1.5% निर्धारित किया गया है। गेहूं के लिए बीमित राशि 90,833 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा किसान की ओर से देय प्रीमियम 1,362 रुपए होगा। चना के लिए बीमित राशि 80,253 रुपए और प्रीमियम 1,201 रुपए तय किया गया है। सरसों के लिए बीमित राशि 1,06,227 रुपए तथा प्रीमियम 1,593 रुपए प्रति हेक्टेयर रहेगा। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुए किसान आंदोलन से जुड़ी हिंसा के मामले में अब विरोध प्रदर्शन थमने के बाद कानूनी घमासान तेज हो गया है। किसान नेता बलकौर सिंह ढिल्लों ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को फर्जी और द्वेषपूर्ण बताते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की मुख्य पीठ का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस थाना टिब्बी में दर्ज प्राथमिकी संख्या 511/2025 में नामजद किए जाने के खिलाफ बलकौर सिंह ढिल्लों की ओर से फौजदारी विविध याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता निशांत गाबा और मुदित नागपाल के माध्यम से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। ढिल्लों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर एक ऐसे मामले में फंसाया गया जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। याचिका में बताया गया है कि इसी घटना को लेकर पहले ही प्राथमिकी संख्या 510/2025 दर्ज की जा चुकी थी, जिसमें बलकौर सिंह ढिल्लों का नाम कहीं भी शामिल नहीं था। इसके बावजूद कथित द्वेषपूर्ण राजनीति और किसानों के खिलाफ साजिश के तहत दूसरी प्राथमिकी संख्या 511/2025 दर्ज कर ढिल्लों सहित सैकड़ों किसानों को नामजद कर दिया गया।
याचिका में इस कार्रवाई को कानून का खुला दुरुपयोग और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। अधिवक्ता निशांत गाबा ने अदालत को बताया कि जिस दिन इस घटना के घटित होने का दावा किया गया है, उस दिन बलकौर सिंह ढिल्लों राजस्थान में मौजूद ही नहीं थे। उस दिन वे पंजाब के हाकुवाला गांव में थे और शाम के समय अपने खेत में मौजूद थे। इस संबंध में उनकी लोकेशन और मौजूदगी से जुड़े सभी पुख्ता साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यह पूरा मामला टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़ा है। इसी आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे में संगरिया क्षेत्र के किसान नेता बलकौर सिंह ढिल्लों का नाम भी शामिल किया गया है। बलकौर सिंह ढिल्लों का कहना है कि वे उस समय हनुमानगढ़ जिले में दोपहर तक थे ही नहीं, इसके बावजूद जानबूझकर उन्हें मामले में घसीटा गया। ढिल्लों ने इस पूरे घटनाक्रम को किसानों की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसानों को डराने और आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि उन्हें न्यायालय से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। मामले में अब शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी माह में सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।